Yes, sir. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर देन। वर्क पावर एनर्जी टॉपिक डाला है मैंने क्योंकि हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन आज का जो टॉपिक्स है वो ऑब्वियसली बोथ फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, दोनों हम कवर वाले। सो लेट्स बिगिन देन। फ्रिक्शन, वर्क वर्क पावर एनर्जी में केवल वर्क वाला पोर्शन करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम एंगल को समझ रहे थे कि कितने एंगल तक जो इंसेक्ट है वो क्रॉल कर सकता है ना, कितनी हाइट तक जा सकता है, तो वो एंगल को समझते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट? राइट, Yes, ठीक है। सो वी नीड टू sir. अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ये जो एंगल ऑफ रिपोज होता है ये क्या होता है? ठीक है, तो जो एंगल हमने निकाला था, जो एंगल एंगल हमने निकाला था उसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, यानी कि क्या कर रहा था वो? याद करो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने जो इंसेक्ट, एक इंसेक्ट था। अब एक बात बताओ, कोई बॉल है, ऐसे बॉल है कोई, उसमें जो डेप्थ है सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम पोर्शन, वहां पे अगर कोई भी बॉडी रखी हुई है या कोई इंसेक्ट भी है अगर, तो वहां पे तो सबसे ज्यादा रेस्टिंग पोजीशन हुई ना उसकी, Yes, sir. ज्यादा रेस्टिंग पोजीशन हुई। Yes, तो sir. वर्टिकल से एंगल बना रहे हैं तो वर्टिकल से एंगल भी जीरो हुआ, वर्टिकल से एंगल Yes, भी जीरो हुआ। sir. लेकिन फ्रिक्शन का रोल कहाँ पे आएगा? फ्रिक्शन का रोल वहां थोड़ी आएगा जहां पे नीचे रखा हुआ है, रेस्ट पे थोड़ी ना फ्रिक्शन का रोल आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट्स ओके, बट मिनिमम वैल्यू लगेगी फ्रिक्शन की भी। अरे मिनिमम वैल्यू तो लगेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमने याद करो, हमने पढ़ा था सेल्फ एडजस्टिंग होता है। वैल्यू ही तब लगनी स्टार्ट होती है जब टेंडेंसी आती है मूव की, मूवमेंट की। जो चीज ऑलरेडी रखी हुई है, जो चीज ऑलरेडी रखी हुई है वहां पे टेंडेंसी ही नहीं है रेस्ट पे, तो है ना, तो मूव करना स्टार्ट किया लेट्स से किसी चीज ने। या फिर इसको एक ऐसे देखो कि वेज रखा हुआ है, वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है, दिख रहा है सबको यहाँ पे डायग्राम में, वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है। यस सर। Yes, क्या sir. किया? वेज को पहले तो तुमने ग्राउंड पे रखा हॉरिजॉन्टल, जो ब्लॉक था तुम्हारा, धीरे धीरे तुम इसका एंगल बढ़ाने लगे, ऐसे बढ़ा दिया। तो जो मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, ये नीचे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा क्या बच्चों? गुड इवनिंग Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एंगल Yes, और sir. बढ़ा दिया, और एंगल बढ़ा दिया, बिल्कुल ही मतलब स्टीप ही करता जा रहा हूं मैं इसको, स्टीप मतलब हाइट बढ़ाता जा रहा हूं मैं इसकी। तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो क्या, क्या ये सरफेस जो है ब्लॉक और वेज के बीच की, क्या ये चाहेगी कि अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाए इस ब्लॉक को ताकि वो नीचे ना गिरे? तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। ये बात Yes, समझ में sir. आती है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है यस बच्चों? सर। एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल, दैट स्टीपेस्ट एंगल आई शुड से। स्टीपेस्ट मतलब सबसे बड़ा एंगल, है ना, जिसपे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है किसी सरफेस से, वो स्लाइड नहीं कर जाए, है ना, और रेस्ट कर पाए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जहां पे मिल पाए। क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. है Yes. ना, कोई भी एंगल जिससे कि आपका सरफेस, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ले पाए और स्लाइड होने से बच जाए, है ना। अगर स्लाइड हो गया तो यानी कि उसके ऊपर अब फ्रिक्शन नहीं लग सकता है ना। तो जो मैक्सिमम एंगल तक आप जा पाए हो वाइल यूजिंग द फ्रिक्शन, वाइल यूजिंग द फ्रिक्शन, ठीक है, उस Friction. एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? Angle of rest, repose. एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू मूव। ये ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से बोलना। कौन से रंग से लिखूं, कौन सा कलर यूज करूं? रेड दिख जाएगा ना। द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट, बेटा म्यूट कर लो, विल बिगिन टू मूव। क्या ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. ठीक है, यस वो सर। वो एंगल जिस पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो चालू हो जाएगा फिर मूव करना, है ना, क्योंकि रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, यानी कि फ्रिक्शन मिला हुआ था, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यही बोलता है। बेटा निशु सिंह आप म्यूट कर लो, आपकी आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है बेटा, एको आ रहा है, ठीक है।
म्यूट कर लो, डाउनलोड करके तुरंत क्लिक वहां से। मुझे लग रहा है ये सर डाउनलोड बेटा म्यूट करेंगे कर लो, ठीक है करा देना, आज सुबह से नहीं करेंगे। मुझे ये करना पड़ेगा इसको। ओके, क्या डिस्कस करे थे हम? हमारा वो एंगल जिसपे कि आपका ऑब्जेक्ट अपना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ले पाए, यानी कि मूव नहीं करे, रेस्ट पे रहे, है ना। तो मैक्सिमम एंगल जिसपे कि बस रेस्ट से मूवमेंट चालू ही हो जाती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। को निकालते कैसे? तो लेट्स से अज्यूम किया हमने कि हमारा जो थीटा है वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है। बेटा म्यूट रखा करो खुद को, मैं बार बार थोड़ी ना सबको अनम्यूट करने बैठूंगा यहाँ पे। अगर आपको कुछ पूछना हाथ ऊपर कीजिए, अदरवाइज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट, ठीक है। चलो भाई, तो एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा क्या? Yes, sir. ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी, उसी की बात कर रहे हैं हम। इसको बैलेंस करेगा mg sin थीटा, ये समझ में आता है सबको? mg का जो कंपोनेंट अलोंग द वेज है, जो नीचे लेके जा रहा है ना, नीचे कौन लेके जा रहा है? mg sin थीटा तो लेके जा रहा है, क्योंकि mg cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस आउट कर रखा है ना। Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में तो Yes, ब्लॉक रेस्ट पे। अरे यार, ये जो वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना ये ऊपर जाके हवा में उड़ गया, नहीं उड़ रहा है ना, सरफेस से कांटेक्ट में भी है ना, सरफेस से कांटेक्ट Yes, में sir. रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस कर रही है mg cos थीटा को, mg sin थीटा है जो कि मूव करा रहा है ब्लॉक को नीचे की तरफ, क्योंकि आपने एंगल बढ़ा दिया है, अब बढ़ाते रहो आप। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस एंगल की जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिपोज नहीं आया है, यानी कि उससे जस्ट थोड़ा थोड़ा कम एंगल की बात कर रहे हैं। तो उस एंगल पे, इस थीटा एंगल पे, जो कि थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, इससे छोटा है, क्या आपका ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा? Yes, बोलो sir. हाँ, है ना। और इस एंगल पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, लेट से म्यू एन होती है Yes. मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू Yes, जो sir. होती है। तो Yes, म्यू sir. आपका अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ठीक है, तो एफ हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के बराबर। यहां तक समझ में आया? ये तो यस बेसिक सर। जो हमने पढ़ा हुआ है अभी Yes, तक, sir. फोर्सेस बैलेंस की है, ठीक है। यस आगे चलते सर। हैं। नाउ एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्स, जस्ट स्लाइड करने वाली पोजीशन में, जस्ट स्लाइड समझते हो, यानी कि करने ही वाला है या फिर करना चालू कर चुका है, बिल्कुल जस्ट स्लाइडिंग, है ना। जैसे कि मान लो अगर 6 न्यूटन तक मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन है, 6.0001 न्यूटन या 6.1 न्यूटन ले लो फॉर दैट मैटर, अगर आपने लगा दिया तो जो ऑब्जेक्ट का कंडीशन होगा उसी को बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज शायद, है ना, जिसपे जस्ट मूव करना चालू करता है आपका जो ब्लॉक है Yes. वो, है ना। तो उस केस में mg sin थीटा आपका मैक्सिमम वैल्यू ले चुका होगा, एफ एस मैक्स, है ना। तो उसकी इक्वेट कर देंगे, उसके इक्वेट कर दोगे ना तुम, एफ एस मैक्स Yes. के इक्वल इक्वल कर दोगे mg sin थीटा को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ एस मैक्स को हमने लिखा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, एंड mg sin थीटा से इक्वेट कर दिया है हमने, बिल्कुल उस कंडीशन पे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है फ्रिक्शन की, और उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज याद करने का दूसरा तरीका, जस्ट मूव वाला हो गया एक, तो दूसरा तरीका क्या हुआ, जिस पे आपका सरफेस जो है वो मैक्सिमम क्या ले पाए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पे जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो, क्या बोलते हैं उस एंगल को? Angle of. एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वो एंगल जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, एम जी कट हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को नीचे ले गए इसके, तो ये बना टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, और कल भी हमने निकाला था ये थीटा इक्वल्स टू कितना आंसर आ रहा है, टेन इनवर्स। Yes, sir. दिस इज योर एंगल Yes, ऑफ sir. रिपोज। याद करो, इंसेक्ट के केस में भी ऐसे ही निकाला था, इंसेक्ट के केस में भी थीटा ऐसे ही निकाला था, टेन इनवर्स म्यू, Yes, sir. ठीक है। कूल, समझ में आया? आगे चलें। यस सर। Yes, sir. ओके, एक अच्छा सा क्वेश्चन दूं क्या, मजेदार सा एकदम, करोगे? यस सर।
कर पाओगे क्या ये? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर नहीं आएगा तो डिस्कस तो कर ही लेंगे, है ना? कूल। यस सर। एक्सेलरेशन निकलवाना है आपसे, मुझे टेंशन निकलवाना है, तो मैं आपको, हाँ बेटा रुको, समझ में आ गया मुझे, कर लोगे तुम, वेट करो, क्वेश्चन मेरे को सोचने दो। थोड़ा सा क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फ्रिक्शन के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, फ्रिक्शन हमको खत्म करना पड़ेगा ताकि हम वर्क पर एनर्जी चालू करें। राइट, तो ठीक है। ओके, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? नो सर। नो सर सर। नो सर, स्क्रीन ही नॉट विजुअल। हाँ बेटा, एक एक करके बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन नहीं, यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ना, रुको, अभी विजिबल हो जाएगी। एक तो तुम सब एक साथ बोलते हो, समझ में नहीं आता, एक एक करके बोल लिया करो। चलो, सर अब विजिबल है। अभी दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके कूल कूल। तो सवाल रखते हैं हम थोड़ा सा कुछ ऐसे, एक बना देते हैं इस पे वेज, और वेज के दोनों तरफ लगा देते हैं ब्लॉक, हाँ ये ठीक रहेगा। एक ट्रायंगुलर वेज बनाते हैं, कहाँ गया, ये रहा। एक ट्रायंगुलर वेज बनाते हैं और एंगल रख देते हैं इसका 45 डिग्री दोनों तरफ, ठीक है। सरफेस से दे देते हैं फ्रिक्शन इसको, फ्रिक्शनल मतलब सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, ठीक है। ऐसा लिख देंगे ना क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा आ जाए ना कि सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो समझ जाओगे ना कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है यस ना? सर। साथ में वो यस कोफिशिएंट सर। की वैल्यू देगा, वैसे उससे समझ में आ जाएगा, बट फिर भी म्यू होता है ना, कभी कभी म्यू की ही वैल्यू निकालनी होती है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए इस चीज से कि रफ है सरफेस, तो यानी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ 2/3, तो लेट से इसकी ले लेते हैं, ये हो गया म्यू इक्वल्स टू 2/3, और ये जो वेज है इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो है म्यू 1 ले लेते हैं कुछ 1/3, ठीक है, 1/3। कूल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम कि यहाँ पे एक पुली लगा दी, पुली से लगा दिए यहाँ पे दो ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया तुमने ब्लॉक नंबर 1, यहाँ पे लगा दिया तुमने ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। अभी किधर जाएगा ये डिसाइड हम करेंगे मास से, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया m मास, यहाँ पे लगा दिया 2m मास। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हाँ यस अंशिका सर। बोलो, अंशिका। हाँ तो पर करते हो बेटा, पूछा तो करो सवाल। हाँ भाई, हो गया, कंप्लीट हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा है अब। तुम है ना, मेरे को निकाल के दिखाओ इसका, क्या निकाल के दिखाओगे? एक्सेलरेशन निकालो। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कि ये राइट साइड में जाएगा, टेंडेंसी राइट साइड में जाने की रखेगा, बड़ा मास है तो, है ना? यस सर। यस। एंगल बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ध्यान से देखो इस वेज को तो, है ना? तो एक्चुअली में राइट साइड में जाएगा नहीं जाएगा वो तभी पता चलेगा जब आप एक जगह पे अज्यूम करके निकालोगे, सॉल्व करोगे एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, मूव भी करेगा नहीं करेगा ये भी नहीं पता अभी तो, क्या ये बात समझ में आती है जो मैंने बोली अभी? कैसा हो सकता है कि मूव ही ना करे? जो मैंने बोला वो समझ में आया, क्या बोला मैंने? क्या ऐसा हो सकता है कि मूव ही ना करे? यस सर। यस सर। अगर बैलेंस हो गए फोर्सेस सारे, फ्रिक्शन भी तो एग्जिस्ट कर रहा है अब। यस अब सर। केवल अब स्मूथ सरफेस होता तो डेफिनेटली मूव करता, 2m मास बड़ा मास है, अगर स्मूथ सरफेस होता तो डेफिनेटली मूव करता 2m नीचे और m ऊपर मूव करता, है ना, हम 100% मूव करता। लेकिन स्मूथ सरफेस नहीं, फ्रिक्शन है,
तो तुमको पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा ऑब्वियसली कि ये एक्सेलरेट करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है किसी तरफ, देन उसको सॉल्व करो और पता करो कि क्या आंसर आ रहा है। 1 minute इज बीन गिवन टू एवरीवन। 1 से 1.5 मिनट आप ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है अंशिका? कैसे समझता हूँ उसको? आवाज आ रही है ना बेटा सबको? Yes, sir. सर। बच्चा आपने वॉल्यूम 0 करके रखा होगा। हमें मुझको सुनाई तो दे रहा नहीं है, खैर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एफबीडी बनाए बिना नहीं होगा। ठीक है, टेंशन की वैल्यू निकाल के बताना मुझे, और एक्सेलरेशन बताना क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, जो तुमने कंसिडर किया है ऑब्वियसली। अंशिका और इरम, क्यों हाथ ऊपर है आप लोगों के? सर टेंशन की वैल्यू 2 mg आ रही है। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 mg। 2 mg आ रही है? 2 mg तो नहीं आनी चाहिए बेटा, एक बार फिर से चेक करो। 2 mg तो नहीं आनी चाहिए टेंशन की वैल्यू। टेंशन आएगा ये तो समझ में आ रहा है ना वैसे, जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आएगी ये तो समझ में आ रही है ना। यस सर। Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। अभी आ रही है आवाज? सर। Yes, sir. फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानिए पहले तो। आपको उसके लिए मानना पड़ेगा कि टेंडेंसी किधर है। सिंस 2m ब्लॉक बड़ा है, सुनना ध्यान से, 2m ब्लॉक बड़ा है, m ब्लॉक छोटा है, और दोनों एक ही सरफेस पे रखे हुए हैं, है ना। तो हम जनरली अज्यूम यही करेंगे कि आपका जो 2m वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ लेके जाएगा इस पूरे सिस्टम को, m वाले सिस्टम को, 2m वाले सिस्टम को। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब उसका एक्सेलरेशन उधर की तरफ होगा। अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम मान सकते हैं अकॉर्डिंगली, आई गेस, है ना, अकॉर्डिंगली डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम, तो उससे तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, बाकी तो टेंशन वगैरह, टेंशन, वेट वगैरह वो सब तो आप निकालोगे इसी। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन नहीं आया तो इसका मतलब ये होगा क्या कि रेस्ट पे है? अरे बात यस समझ में आ सर। रही? यस। Yes, sir. कि ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा यार ये सरफेस पे तो, सरफेस पे नहीं आएगा ये, क्योंकि ये मूव ही नहीं करेगा। इसको है ना इस वाले सरफेस का लेना। एक चेंजेस है बच्चों, एक चेंजेस है, माय बैड। आपने वैसे लिखा होगा जो भी इक्वेशन वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने काफी सॉल्व कर दिया होगा इसको, अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। ये वाला जो सरफेस है ना,
इस पे भी आपको दूसरा मानना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इस पे मानो ये 2/3 जो लिया है ना हमने, μ2, जो सेकंड आपने लिया है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो आप सेकंड वाले सरफेस पे, जो इधर वाला लेफ्ट वाला सरफेस है, उस पर अलग से मानो, क्योंकि अगर आप नीचे वाले पे मानोगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं निकलेगा ना, आपका वेज थोड़ी मूव कर पा रहा है। समझ में आ रही बात जो मैं बोला अभी, यस सर। है ना? तो आपका जो सेकंड सरफेस है उसका आप μ2 अलग से मान सकते हो 2/3, ठीक है। बाकी इससे कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तुम्हारा जो भी इक्वेशंस है उसमें आपको बस म्यू की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हाँ संजीव, संजीव कुमार या जो भी नाम है आपका, कुछ और बोलो, क्या पूछना है बेटा? हाँ भाई, डिस्कस करें बच्चों, यस सर। डिस्कस यस करें। सर। एफडी Yes, बनाते sir. हैं ना, काफी टाइम लग जाएगा बेटा, आगे भी तो और भी तो चैप्टर पढ़ना है। यस सर। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, बाकी बच्चे बताइए एक बार। क्लियर है सर। Sir, Clear? clear है. Cool. क्लियर है सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखो एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि ये आपके दो सरफेसेस हैं। एक हो गया 2m मास, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, और इधर की तरफ आपका हो गया m मास, जो भी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है मुझे कि जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो अगर इसमें नीचे की तरफ आएगा mg, 2mg, सॉरी 2m है ना ये, 2mg, तो ये इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 2m cos 45, सॉरी sin 45, यस सर। cos Yes, 45 sir. आएगा, sin 45 आएगा, सर साइन 2mg साइन साइन sin 45। वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू तो सेम होती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अरे दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, 1/√2, यस सर। यस सर। 2mg cos 45, ठीक है। ये आया आपका 2m वाले पे। और कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऊपर, यस सर। लेट से किसको n1 बोल देते हैं, कुछ अलग से माननी पड़ेगी ना, इस पे n1 जो, इस पे नॉर्मल जो आएगा वो इस पे थोड़ी आएगा m वाले पे, है ना। और ऊपर की तरफ इसको स्ट्रिंग में जो लग रहा है फोर्स, वो लग रहा होगा फोर्स, है ना। सेम तरीके से इस पे लग रहा होगा mg sin 45, इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos 45, ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसमें कितना, n2, और ऊपर टेंशन लग रही होगी T, राइट, यस सर। ठीक है। अब फ्रिक्शन, सिंस हमने माना है कि इसकी टेंडेंसी ऐसे है, इसको मैं दूसरे रंग से बनाता हूं ताकि तुम्हें लगे कि हमने खुद ने अज्यूम किया है। इसकी टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी यानी बड़ा ब्लॉक है ना, तो उधर मूव करने का ट्राई करेगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना, क्योंकि तो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंडेंसी अगर इधर है तो फ्रिक्शन m वाले ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा क्या? यस सर। बोलो है ना? ये समझ में आता है सबको कि फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा है? यस Yes, sir. है ना, F2, इसको मान लेते हैं F2। और ये 2m वाला ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ, F1। ये बात समझ में आई ना सबको? भाई m वाला ब्लॉक जाना चाहता यस है सर। तो उसे फ्रिक्शन लग गया पीछे, और 2m वाला ब्लॉक जाना चाहता है नीचे की तरफ, तो उससे फ्रिक्शन लग गया ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आई ना सबको? यस यस सर। यस ठीक सर। है, चलो भाई, अब अगर हमारा एफबीडी बन गया है तो वी कैन इजीली राइट इक्वेशंस ऑन दिस, ठीक है। लिखो, सबसे पहले F1 को लिखो, F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ1n1। अरे F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ1n1, यस सर। μ1 μ2 n2 वाला हो जाएगा m के लिए, और 2m वाले के लिए हो जाएगा μ1n1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? न्यू की वैल्यू तो दी है ना। न्यू की वैल्यू दी हुई है ना बेटा, यस मैम। तो Yes, बताओ ना sir. कितना हो जाएगा। अरे m1 ये 2 F1 के 2m वाले ब्लॉक पे लिया है ना हमने,
2 mg cos One 45 by 3. This will be 1 by 3 Yes, sir. multiply by 2 mg mg, cos 2 mg divided by √2, है ना, 2 mg divided by √2, ठीक है। अरे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 और sin 1 by root 2. 1 by √2, है ना, तो उसकी वैल्यू रखी है मैंने बस, ठीक है। सिमिलरली व्हाट विल बी f2, μ2 n2, ये कितना हो जाएगा, 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय कितना, mg डिवाइडेड बाय √2, Yes, बोलो, sir. राइट। अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकल चुकी है और सारे फोर्सेस भी हमें पता है, तो हमें पता है कि हमें एक यूनिवर्सल इक्वेशन पता है। यूनिवर्सल इक्वेशन इज, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो हमको पता है कि हम लिख सकते हैं क्या, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। भाई अगर आपका सिस्टम ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, तो जो टोटल एफ नेट लग रहा है उसको हम टोटल मास के और एक्सेलरेशन के इक्वेट कर सकते हैं। और ये एफ नेट इक्वल्स टू एम हम इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं, एम ब्लॉक पे और 2m वाले ब्लॉक पे, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो लगा देते हैं एक एक करके, ठीक है, एक एक करके लगा देते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इसके ऊपर, ये 1/3 वाला जो हमने लिया है इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इस पे लगा रहे हैं। क्या क्या अब लगेगा भाई, एफ नेट पे कितना हो जाएगा इस पे, 2m वाले ब्लॉक पे बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है एफ नेट। 2 mg डिवाइडेड बाय √2 yes sir माइनस क्या आ रहा है, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सेलरेशन। बताओ सही है क्या? Yes, sir. yes समझ sir सर समझ में आया? Yes, और sir. सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, t माइनस mg बाई √2, है ना, माइनस f2 इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? yes ठीक है, वैल्यूज निकाल के रख दो, f2 और f1 की वैल्यूज निकाल के रख दो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल पाओ, तो बस ऐड कर दो इसको। म्यूट तुम लोग, म्यूट म्यूट। क्या करते हो तुम लोग, मुझे खुद ही तुम्हें करना पड़ता है म्यूट। हाँ भाई, क्या बोला, समझ में आया? यहाँ पे टेंशन को टेंशन से काट सकते हैं ऐड करके, Yes, sir. Yes, तो sir. उसको ऐड करोगे ना, उसको ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सॉल्व करी हुई है यहाँ पे, सिंस हमारे पास और टाइम नहीं है अभी, तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी नेगेटिव। क्या आएगी? negative नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव आएगी, मतलब माइनस में आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिटार्डेशन थोड़ी हो जाएगा उसका, yes sir अरे रिटार्डेशन थोड़ी हो जाएगा उसका, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन तुमने माना है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव थोड़ी आएगा। और एम ब्लॉक, तुम्हारा एम ब्लॉक जो है वो उसको ऊपर की तरफ थोड़ी खींच लेगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है? या आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर क्यों पॉसिबल नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो होता है सर, रिटार्डेशन तो सर आपने भी पढ़ाया है कि रिटार्डेशन तो होता है सर, तो क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। yes sir जिसका क्लियर हुआ है वो हाथ ऊपर उठा के मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या? नहीं, हाथ ऊपर उठा के तब, हाथ तब ऊपर उठाना है जब आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओ कि सर नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है समझा दीजिए। आप में से कोई? सर रिपीट कर दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? Yes. yes सुनाई दे रहा है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? yes sir Yes. ठीक है, मैंने ये पूछा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैंने लिख दिया। एम आई ऑडिबल? yes sir Yes, sir.
तो आप लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कैन यू एक्सप्लेन दिस? पॉसिबल क्यों नहीं है? व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए? मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन सॉल्व करी ना उसका आंसर बता रहा हूँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही यस सर। है सर वॉइस सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आपको पता चल जाएगा नेगेटिव आ रहा है। यस सर। यस सर। Audible? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी, या क्लियर आ रही है आपको? सर अब क्लियर है। अब क्लियर आ क्लियर रही है। है? चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन नेगेटिव है ऐसा मैंने लिख दिया, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि सॉल्व करके निकाला है, कोई थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव आ रहा है। मैथमेटिकली सॉल्व करके बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो मैंने बोला कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका रीजन मुझे कोई बता सकता है क्या आप में से कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है? नेगेटिव एक्सेलरेशन तो होता है। अरे बॉडी सर डीएक्सेलरेट तो फ्रिक्शन करती है नहीं ना, होता है रिटार्ड। ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर नेगेटिव फ्रिक्शन नहीं होता है ना? नेगेटिव फ्रिक्शन नहीं होता? फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? मैं तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ रोहन बोलो। सर क्योंकि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो फिर बॉडी एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी। इसमें अगर इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब कि सिस्टम पूरा स्टॉप हो रहा है, बट इसमें एक साइडली मूवमेंट हो रही है। हमने कंसिडर किया है क्योंकि इसमें एक साइडली मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ये मतलब ये नहीं होगा, इसलिए केस। नागेश, नागेश कुछ और बोलना है क्या? यस सर। बोलो। सर ये पूरा में ना, इसमें दो ब्लॉक्स है, दोनों ऑपोजिट साइड में है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो दोनों ऑपोजिट साइड में जाएंगे नीचे, मतलब। तो क्या दिक्कत है उसमें? उसमें प्रॉब्लम क्या है? अपोजिट साइड में जाएंगे तो दिक्कत क्या है? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में। हाँ निकिता आप देख सकते हो, अगर आपका नेटवर्क सही नहीं है और आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, नो इश्यूज। देखो बात तुम लोग सब सही बोल रहे हो पर तुम ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। रोहन ने ऑल्दो रोहन दैट वाज अ गुड आंसर। यस शौर्य। सर अगर हम इसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो एम ब्लॉक है ना, जो मतलब इसमें जो एक्सक्लेरेशन होगी वो होगी 2m की साइड। बट अगर अगर नेगेटिव एक्सक्लेरेशन होगी तो फिर जो पूरा सिस्टम है वो एम ब्लॉक की वाली साइड आ जाएगा, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं क्योंकि एम ब्लॉक का वेट कम है एज कम्पेयर टू एम ब्लॉक। अगेन यू हैव आंसर्ड द सिमिलर थिंग। देखो बेटा बात आप लोग सही बोल रहे हो। जो हम इसको बोलेंगे ना एक्सप्लेनेशन में, हम कैसे बोलेंगे सुनना, रोहन शौर्य आप नागेश आप भी। अगर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि पहली बात, सिंस आपने राइट साइड में मान लिया कि सिस्टम पूरा राइट साइड में जा रहा होगा, राइट? यही माना है हमने कि सिस्टम पूरा राइट साइड में जा रहा होगा। 2m वाला ब्लॉक जो है वो ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। 2m पे जो ब्लॉक मतलब फोर्स लग रहा है 2mg sin थीटा, वो ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा और m वाले ब्लॉक को भी ऊपर की तरफ खींच लेगा। लेकिन हमने जब सॉल्व किया इक्वेशंस यूज करके तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हमने बोल दिया नॉट पॉसिबल। उसका रीजन क्या हुआ? क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी जो 2m पे लगेगी और m पे लगेगी, वो क्या बोलेगी कि जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू यूटिलाइज नहीं हो जाती, ध्यान से सुनना, जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू यूटिलाइज नहीं हो जाती तब तक हम ब्लॉक को मूव नहीं होने देंगे। यही बोलता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन यही बोलता है ना, मैक्सिमम यस वैल्यू जो सर। होती है स्टैटिक। ठीक है। यस सर। तो जब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तो यानी कि तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसका तुमने न तो केवल साइन चेंज किया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड भी कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। गिवन द वैल्यूज, गिवन द वैल्यूज, वैल्यूज दी हुई है इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखोगे
तो आपको रियलाइज होगा इस चीज का, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमारा जो सिस्टम है वो रेस्ट पे रहने वाला है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है आंसर में तो क्या मतलब निकला इसका, मतलब जो शौर्य ने बोला, रोहन ने बोला, नागेश ने भी बोला, सही है। क्या मतलब हुआ इसका कि सिस्टम हमारा किस पे रहने वाला है? अरे बोलो, रेस्ट पे रहने वाला रेस्ट है ना, रेस्ट मूव ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है मूव ही नहीं कर पाएगा, m और 2m अपनी जगह पे ही रह जाएंगे, है ना। चलो भाई, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली आगे सॉल्व कर पाओगे इसको, है ना। अरे सॉल्व कर पाओगे ना बहुत इजीली, अब तो आपका रेस्ट पे आ गया है दोनों, यस सर। है ना। यस सर। इसको व्हाइट यस कलर से सर। लिखो, ये भी रेस्ट पे रहेगा और ये भी किस पे रहेगा, रेस्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आप कोई भी एक ब्लॉक के लिए, एम वाले ब्लॉक के लिए ले लेते हैं, एम वाले ब्लॉक के लिए ले लेते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, लेट से इसका फ्रिक्शन ले लो तुम कुछ भी यार, एफ ले लो, F2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें, F इक्वल्स टू T माइनस F2 ले लो, F2 इक्वल्स टू T माइनस कितना आएगा, mg/√2। यस अरे हाँ सर। ना बोलो भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की तुम्हें पता है, और तुम्हें mg/√2 तो तुम्हें दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तुमने निकाल ही लिया मतलब। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ से, यस सर। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे ब्लॉक पे चाहो तो उस पर इक्वेशन लगा के निकाल लो, तो एक ही वैल्यू आने वाली है, सेम ही वैल्यू आने वाली है, ठीक है भाई। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अरे टेंशन की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से, यस सर। ठीक है। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें तो इतना कुछ है नहीं बात करने का। इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस विद नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, जो आपके नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी रिजल्टेंट बना रहे हैं, है ना, वो आपका एंगल जो आएगा रिजल्टेंट वाला, दैट वुड बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ये आपका फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया नॉर्मल फोर्सेस, और ये जो रिजल्टेंट है तुम्हारा, यानी कि सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है और जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, वो जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और रिजल्टेंट निकालने का बहुत इजी तरीका है, n² + h² का अंडर रूट हो जाएगा। ये तो तुम्हें वैसे भी आता है, वेक्टर्स वगैरह पढ़े हुए हैं तुमने, है ना। यस और सर। tan थीटा भी निकाल सकते हो बहुत इजीली, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो ये भी निकल जाएगा आई गेस, अरे निकल जाएगा ना। यस यस। फ्रिक्शन को तुम ऐसे ले लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा n, तो f/n आ गया। तो अल्फा को tan इनवर्स f/n भी बोल सकते हो, ठीक है। याद रख लेना, आगे काम आ सकता है। एक सवाल इसमें मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया था आपके, तो इसको सॉल्व जरूर करना। सिंस आपने पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट सब चीजें, तो आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व जरूर करना, सॉल्व नहीं करोगे तो नीट की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ढंग से, ठीक है। तो यस अच्छा क्वेश्चन सर। है, इसलिए मैंने यहाँ दिया है, इसको सॉल्व जरूर करना। आगे चले भाई, स्टार्ट करें वर्क पावर एनर्जी को, यस सर। यस सर। ठीक है। तो जैसा कि नाम लिखा हुआ है वर्क पावर एनर्जी, में वर्क पावर और एनर्जी हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो इसमें कोई चैप्टर के बारे में कोई बहुत मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इंडिविजुअली हम तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। हाँ, वर्क का जरूर हम बता सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे बताओ, क्या जानते हो आप वर्क के बारे में, क्या होता है। Work is the product of force and displacement. सर जिस पर हम जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं वो जब डिस्प्लेस होता है, जो उसे वर्क ऑब्जेक्ट कहते पे फोर्स The लगाया force जाए वो displaces body is करें called तब work. जो एक The एक object. एक एक करके बोलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, हाथ ऊपर करके एक एक करके बोलो, क्योंकि वो है ना वॉइस थोड़ा आप लोगों की डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, फिर एकदम से साथ में बोलते हो तो। हाथ ऊपर कर लो आप, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बता दो, ठीक है। हर्षा से पूछते हैं, हर्षा कुमार यस सर। सर जब हम किसी बताइए। बॉडी फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हो जाए उस डायरेक्शन में जिसमें हमने फोर्स लगाया हो, तो उसे वर्क बोलते हैं। ओके, और कोई होनहार विद्यार्थी हमारा,
आर्यन आर्यन सर जब किसी बॉडी के ऊपर किसी पर यूनिट एरिया में फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स जब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाइड किया है, देन हम कहेंगे कि जो बॉडी है उसने वर्क डन किया है। ठीक है, बढ़िया। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? हाथ ऊपर तभी करना है जब कुछ नई चीज आप बता रहे हो, ठीक है, या ढंग से और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो हाथ ऊपर करना है। सेम चीज थोड़ी ना रिपीट करोगे सब लोग। नेहा। सर जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं उसके कारण वस्तु की स्थिति और होने वाले विस्थापन के अदिश गुणनफल होता है, तो उसे हम कार्य कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है, हिंदी सुनने में कितनी बढ़िया लगती है यार, है ना? यस सर। जस्ट मी, इज इट जस्ट मी या आप तुम लोगों को भी लगती है? मेरे को सुनने में कितनी बढ़िया लगती है। देखो हम लोग yes, तो sir. बोलते ही हैं। वेरी गुड नेहा। ठीक है, देखो मेरे को तो, मैं तो दोनों में पढ़ा हुआ हूँ, मतलब बेसिकली आई हैव स्टडी इन बोथ द मीडियम्स, तो मेरे को समझ में आता है। पर तुम में से कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, मतलब बचपन से जिसको जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो उनको थोड़ा नया लगता होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो सही बोला है नेहा ने, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और कुछ? ठीक है यार, तुम सेम ही बोलने वाले हो। इरम कुछ और बोलना है क्या? एनीथिंग न्यू? तो अगर हमारे फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे वर्क कहते हैं। ठीक है, तो भाई तुम यही बोलना चाह रहे हो सब लोग बेसिकली कि इट्स अ प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट है वो, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एंड द थिंग दैट यू वांट टू ऐड इन दिस, इसके आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का ही होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगा रहे हो वाई एक्सिस में और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस में। यही बोलना चाह रहे हो ना सब लोग? Yes. We are basically taking the product of the component of the force in the direction of the displacement, या फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप वाइस वर्सा तरीके से भी बोल सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना? देन द मैग्नीट्यूड दैट इज गोइंग टू कम व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि आप जब गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों को, तो जो आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है, माप आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे या कार्य बोलोगे, है ना? आगे चलते हैं, बात करते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, हमारा जो काम की बात है ना, जो हमारा न्यूमेरिकल आने वाला है या सवाल जो आने वाले हैं, ठीक है, वो कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन आएगा आपके यहां से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? अगर कोई पार्टिकल है ए पे, ठीक है, आपने उस पे फोर्स लगाया तो उसने एक रास्ता चुना और बी तक चला गया वो। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। अब मेरे को नहीं पता इसका रास्ता क्या है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब इररेगुलर है, लेट से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पुराना तरीका अपनाऊंगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है मैंने, है ना? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है मैंने, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं और उसको पूरे रास्ते पे इंटीग्रेट कर दूं, है ना, पूरे रास्ते पे अगर इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरा नेट वर्क आ जाएगा क्या? टोटल वर्क आ जाएगा? एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया डी आर डिस्टेंस का, जिसका वेक्टर मैंने अज्यूम किया उसकी डायरेक्शन में डी आर वेक्टर। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है। एलिमेंटल मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, माइन्यूट सा। और जो मेरा एफ फोर्स है, जब वो लगेगा इस डी आर वेक्टर पे, तो वो क्या करेगा? डी डब्ल्यू वर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैं एलिमेंटल वर्क बोल रहा हूं, डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। अब आप ही बोलोगे सर ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं सर? हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमारी लाइफ आसान थी सर। ये सब 11th में आने का मतलब ये थोड़ी है सर कि आप ये मैथमेटिक्स इसमें डाल दोगे, डिफिकल्ट बना दोगे, ये सोच रहे हो ना तुम लोग? तो बेटा इसका रीजन है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक हम बड़े मैग्नीट्यूड पे पढ़ते थे, समझ में आ रही है? जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 10 को 5 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके तुमने सीधे बोल दिया कि सर 50 न्यूटन सेकंड का, न्यूटन मीटर का फोर्स वर्क हुआ है। यही बोलते हुए आ रहे थे आप अभी तक, है ना? Yes, sir. 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते थे। पर एक बात बताओ ना यार, लाइफ में हमेशा हर चीज ऐसे ही थोड़ी होती है। सारा फोर्स या सारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी ना कोई एक फिक्स मैग्नीट्यूड का होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें नहीं पता होगा, है ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस केस में कैसे निकालें वर्क? तो वो केसेस भी हम पढ़ने पड़ेंगे ना, हमें बड़ी क्लासेस में आ गए हम, राइट? तो इसलिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करता है, यानी कि सब पे वैलिड होगा ये,
राइट? सो फॉर्मूला क्या Yes, बनेगा? sir. एक वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर होता है, स्केलर तो नहीं होता फोर्स, नो सर। स्केलर नहीं होता। यस सर, No, जब आप sir. फोर्स डिफाइन करते हो, अभी तक क्या है कि वेक्टर स्केलर में तुम डील भी नहीं करते थे। 9th क्लास में जब तुम पढ़ा था वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम लिखते थे, तब तुम स्केलर वेक्टर में इतना ज्यादा डील भी नहीं करते थे। तुमको डायरेक्शन बता दी जाती थी, तुम चुपचाप उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेके मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब वेक्टर्स आ चुके हैं पिक्चर में। तो वेक्टर का सीन क्या है कि अगर आप बता रहे हो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लगा है, राइट? सो दैट्स Yes, व्हाई वी sir. आर यूजिंग वेक्टर। वेक्टर का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों का मल्टीप्लीकेशन वर्क देता है, लेकिन सिंस दोनों वेक्टर हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? डॉट डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं Dot निकाल रहे हैं? product. क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? रीजन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालने का? क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी वेक्टर होता है। दूसरा रीजन, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का निकालोगे तो उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे देगा वो, राइट? यस सर। परपेंडिकुलर एक वेक्टर देते हैं, है ना? ऑल्सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट, है ना? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोनों ही रीजन है कि हमारा डॉट प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं यहाँ पे, एफ डॉट डी आर हम कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला। अब एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डी डब्ल्यू निकाला है, हमने वर्क नहीं निकाला। बात समझ में आ रही है? हमने डब्ल्यू नहीं निकाला है, हमने Yes. डी डब्ल्यू निकाला है, छोटा सा एलिमेंटल वर्क निकाला है। तो ए टू बी में पूरे रास्ते में इंटीग्रेट कर दो एफ डॉट डी आर को, दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी। एफ डॉट डी आर को एफ इंटू डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये सब तुमको ऑलरेडी पता है ना? इसको ओपन अप। ऐसा यूनिट इसकी हो जाती है न्यूटन मीटर या फिर जूल्स, जूल भी होती है इसकी ऐसा यूनिट। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ऑलरेडी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये भी एक्सप्लेनेबल है। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला जो है एफ डॉट डी आर ही है, क्योंकि डी आर जो है सॉरी एफ डॉट डी आर नहीं है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर है। अगर आपको फाइनल फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख सकते हो डी आर को इंटीग्रेट करके, अगर एफ कांस्टेंट हो तो। अगर हम एक केस ले लें कि एफ कांस्टेंट है, यानी कि सेम फोर्स लगा रहे हैं हम थ्रू आउट ए टू बी, तो आप एफ को इंटीग्रेशन के बाहर ले लोगे क्या? ये बाहर आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन की? यस सर। उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, कांस्टेंट है वो तो। डी आर को इंटीग्रेट कर दो, तो डी आर का इंटीग्रेशन लेट से डिस्प्लेसमेंट आया। ध्यान से सुनो, हम डिस्टेंस नहीं बोलते थे, हम बोलते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? यस यस Yes, sir. तो ए से बी पूरा जाने की जरूरत थोड़ी है। ए से बी तो डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो तुम, डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले सकते हो ना ए से बी का। यस सर। लेकिन ऐसा तभी कर पाओगे जब फोर्स कांस्टेंट है, वरना फोर्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? फोर्स को भी इंटीग्रेट Yes, करना sir. पड़ेगा साहब, है ना? तो ये फॉर्मूला व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जो कि जनरली यूज में आएगा हमारे, वो बन जाता है एफ डॉट डी, वेयर डी इज द Displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो, वेक्टर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी एंगल पे लगा दोगे, अभी तक तो तुम उसी डायरेक्शन में लगा रहे थे, अगर तुम किसी एंगल पे लगा दोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है और तुमने किसी एंगल पे लगा दिया फोर्स थीटा एंगल पे, तो तुम्हारे दो कंपोनेंट बन जाएंगे फोर्स के। एक तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बनेगा एफ पैरेलल, है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई, है ना? जिसको एफ कॉस थीटा भी बोल सकते हो आप। एक तो एफ कॉस थीटा बनेगा, एक एफ साइन थीटा बनेगा, है ना? ये एफ पैरेलल क्या है? एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ परपेंडिकुलर क्या है? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम एफ कॉस थीटा वाला ही लेंगे ना कंपोनेंट वर्क निकालने के लिए। तो अभी तो तुमने बताया कि उसके ही डायरेक्शन में लेते, है ना? तो ये देखो, यहां से भी समझ में आ रहा है कि एफ को मल्टीप्लाई करोगे डी से और उसको कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे एफ कॉस थीटा होगा सिंस, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी। और एफ डॉट डी से भी ये आ रहा था क्या? एफ डॉट डी से भी ये आ रहा था एफ कॉस थीटा इंटू डी, है ना? सो वर्क कैन बी रिटन एज एफ पैरेलल मल्टीप्लाई बाय डी या फिर एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, इज दिस क्लियर, अंडरस्टैंडेबल है ये? यस सर। सेम तरीके से हम सेकंड तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, वाई से वर्सा, यानी कि हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपने डिस्प्लेसमेंट को, अपने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लें उसके डायरेक्शन में। तो डी अगर लग रहा है एक्स एक्सिस पे, तो उसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे क्या? डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आती है?
Yes, sir. अरे डी भी तो वेक्टर ही है Sir. बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर ही होता है, तो उसके भी तो कंपोनेंट बन सकते हैं डी cos थीटा डी sin थीटा। समझ में आ रही बात ये? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप Yes, क्या sir. करोगे, फोर्स की डायरेक्शन वाला डी का कंपोनेंट ले लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है डी का? डी cos थीटा, डी cos Yes, थीटा। sir. तो आंसर आ गया एफ डी Yes, cos sir. थीटा। दोनों तरह से आप वर्क को लिख सकते हो। आगे चलते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए तो क्या? तो वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा, वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एफ वेक्टर आ रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में भी, आई कैप के भी डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में भी है उसका एक कंपोनेंट, और के कैप के डायरेक्शन में भी है ना। एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहा, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। और डी आर वेक्टर फिर आपको लेना पड़ेगा हर डायरेक्शन में, क्योंकि हर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा ना वर्क निकालते वक्त। बात समझ में आ रही है मेरी? तो डी आर वेक्टर को भी लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, यानी आई की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डी एक्स हो गया, वाई की डायरेक्शन में डी वाई हो गया, और जेड की डायरेक्शन में डी जेड हो गया। तो ये हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप जे कैप प्लस डी जी या डी जेड के कैप। नाउ सिंस वी नो द फॉर्मूला इज स्टिल सेम, एफ डॉट डी आर, राइट? फॉर्मूला तो यही है, डी डब्ल्यू तो यही है ना। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ डॉट डी आर को। एंड हम एफ को बाहर नहीं निकाल सकते, एफ को बाहर नहीं निकाल सकते, हमें इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एफ का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, एफ वाई को डी वाई से करो, एफ जेड को डी जेड से करो। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। क्या ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes. यार जवाब नहीं दे रहे हो तुम सब लोग, है ना, एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये नहीं चाहिए। अरे हाँ या ना, Yes, sir. समझ में आ रही है? आगे Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक सवाल कर लेते हैं इस पे यार फिर। Yes, sir. सवाल कर लेते हैं इस पे। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द फॉलोइंग सिनेरियो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, तो मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, आपको बताना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो एक 5 kg का ब्लॉक रख देते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं, रफ सरफेस ले लेते हैं ताकि फ्रिक्शन का भी तुम यूज कर पाओ। ठीक है, इस पे रख दिया मैंने 5 kg का ब्लॉक। ठीक है, इस पे लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में। ठीक है भाई, और इसका म्यू दे दिया मैंने तुम्हें, इसका म्यू दे दिया मैंने तुम्हें 0.1। क्या सवाल समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अब तुम इसको 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, जैसे कि मैंने सवाल में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, तो ये बात आपको कंसिडर करते हुए चलनी है ना, कि भाई 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। टू मीटर। ठीक है, एफबीडी बनाओ, लाइफ आसान बनाओ अपनी, आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। पहले तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तभी तो बता पाओगे। सर नीचे एम, ऊपर कौन कौन सा लग रहा है भाई? एक तो लग रहा है सर तुम्हारा नीचे वेट फोर्स। ऊपर नॉर्मल Weight- फोर्स लग रहा है, उससे वेट बैलेंस कर रहा है mg। बहुत बढ़िया। तो वे वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, जीरो आना चाहिए क्या? Yes, sir. यस सर। जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्यों जीरो आना चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि उनकी वैल्यू जीरो है, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी वैल्यू जीरो है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। अरे भाई, जो ग्रेविटी की वजह से तुम्हारा वो लगेगा, फोर्स लगेगा, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है तुम्हारा, वो जो बैलेंस कर रहा है वो तो बेटा एक्सेलरेशन वाले केस में कंसिडर करते थे ना हम, कि अगर बैलेंस हो रहे हैं फोर्सेस तो एक्सेलरेट नहीं कर रही है बॉडी, राइट? अरे बोलो हाँ या ना, है ना, एक्सेलरेट नहीं कर रही है बॉडी। लेकिन मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन केस, तो वर्क तो आएगा। जीरो इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं खुद दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस में डायरेक्शन में हो रहा है?
एक्स डायरेक्शन में, और तुम्हारा जो फोर्स है वो है परपेंडिकुलर उसके। अरे हाँ या ना बोलो, परपेंडिकुलर Yes. होगा। नॉर्मल Yes, और sir. ग्रेविटी की वजह से जो फोर्सेस हैं वो वाई डायरेक्शन में है। तो एफ डॉट डी कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। दैट्स व्हाई इट विल बी 0। ठीक है, चलो भाई, बाकी जो फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इन दोनों की वजह से वर्क डन का आंसर बताइए जल्दी से, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बताना है। आया, किसी एक की वजह से भी आया? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वर्क होता है क्या बेटा? सर वो फ्रिक्शन का वो निकाला था, वर्क में अभी कन्वर्ट करना है। फ्रिक्शन का क्या निकाला था? फ्रिक्शन की वैल्यू? यस सर सर। फ्रिक्शन 1 आ रहा है। फ्रिक्शन 1 आ रहा है? यस सर। कमाल बात है यार, फ्रिक्शन 1 आ रहा है तुम्हारा। फ्रिक्शन 1 कैसे आ सकता है बेटा? हिरम, सर 20 जूल आ रहा है। क्या Yes, चीज? sir. 20 joule work. किसकी सर वजह वर्क से? किसकी वजह से? सर फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से? अच्छा जी। अच्छा, जिसका दोनों गलत है वैसे, फ्रिक्शन की वजह से नहीं आ रहा है 20 जूल, आंसर गलत है। फ्रिक्शन 5 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। टोटल वर्क भी बता देना, इनफैक्ट टोटल वर्क ही बताओ। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकाल के दे रहे हो तुम लोग मुझे? फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको 10 सेकंड के अंदर निकालनी आनी चाहिए। अब इतनी देर से फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तुम लोग, 2-3 दिन हो चुके हैं, इसमें भी अगर तुम फ्रिक्शन नहीं निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी। आप लोग मुझे टोटल वर्क निकाल के दीजिए। टोटल वर्क समझ रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल वर्क जो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क आ रहा है और फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क आ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो टोटल वर्क देगा वो कितना आ रहा है सिस्टम में। एट जूल वर्क डन टोटल। 10 न्यूटन टोटल वर्क कैसे होगा शौर्य? 10 न्यूटन फोर्स होता है बेटा, वर्क का यूनिट जूल होता है। आप 10 जूल बोलना चाह रहे होंगे आई गेस। हाँ इरम बेटा, चैट में लिख दिया करो इरम। सर 5 जूल। फ्रिक्शन की वैल्यू 10 आ रही है। 10 जूल कितनी आ रही है? 10। 10 न्यूटन आ रही है यस सर। फ्रिक्शन की वैल्यू। यस सर। की वैल्यू 10 कैसे आएगी बेटा? अभी निकालते हैं, देखो चलो करते हैं सॉल्व। हाँ 10 जूल टोटल वर्क आ रहा है, राइट है एकदम परफेक्ट शौर्य, वेरी गुड, गुड वर्क। 10 इज द राइट आंसर टोटल वर्क का। ठीक है, फ्रिक्शन का जो तुमने निकाल के दिया था ना 20 मेरे को, वो गलत है। 10 कहाँ चला गया? फ्रिक्शन 5 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कितना आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से कितना आ रहा है बच्चों? सर 10 जूल। 10 जूल आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से। यस सर, और टोटल यस 30 आ रहा है। 10 नहीं आएगा, गलत है। ये क्वेश्चन के बाद तुम्हें मैं एक और चीज बताऊंगा जो कि तुम्हें वैसे समझ में आनी चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके। नहीं बताई मैंने तो मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करता, बट देन अगेन आंसर तो वही आना चाहिए ना यार जो आ रहा है। आंसर तो वही आना चाहिए ना, तुम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते आप आंसर। जो आंसर मैथमेटिक्स निकाल के दे रही है आपको, कैलकुलेशन निकाल के दे रही है आपको, वो बताना है। तो 10 जूल नहीं आंसर आ रहा फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, सॉल्व करते हैं एक बार। एफ मैक्स
यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, यही बोला है मैंने आपको निकालने के लिए सबसे पहले सिखाया था जब, है ना। अब ये 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 10 न्यूटन आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस क्या बोलेगा कि यार पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा के देता हूं अभी, और मैं ट्राई करता हूं कि ब्लॉक को आगे नहीं जाने दूं, यही बोलेगा। अरे यही बोलेगा ना फ्रिक्शन के आगे नहीं जाने दूं, ये ट्राई करता हूं, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, म्यू इंटू एन, है ना। ऊपर लग रहा है एन, नीचे लग रहा है एमजी, एमजी की वैल्यू कितनी आ रही है 50 न्यूटन, मास इंटू 10, एम इंटू 10, है ना। तो 50 न्यूटन आ रही है, तो दिस विल बी 0.1 इंटू 10 विच विल बी 0.1 इंटू 10 नहीं, सॉरी माय बैड, 0.1 इंटू 50, एन की वैल्यू 50 है ना, सो दिस विल बी 5 न्यूटन। यही आ रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू, है ना, एफ एस मैक्स यही आ रहा है। तो 5 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा, उसके बाद सिंस फोर्स बड़ा है, फोर्स एक्सटर्नल जो है वो बड़ा है 5 न्यूटन से, तो जो फ्रिक्शन लगने लगेगा वो कौन सा लगने लगेगा, काइनेटिक लगने लगेगा, मूव करने लगेगा ना बेटा, बॉडी बॉडी मूव करने लगेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब तुमको सिंस म्यू की वैल्यू भी यही दे रखी है, 0.1 ही दे रखी है, काइनेटिक फ्रिक्शन की कुछ अलग नहीं दे रखी, तो आप अज्यूम कर लो कि जो लग रहा होगा वो काइनेटिक ही लग रहा होगा ऑलरेडी। क्या ये बात समझ में आई मेरी? आप अज्यूम कर सकते हो, अगर आपको कुछ और वैल्यू नहीं दी, ऑब्वियसली 5 से कम लगेगा काइनेटिक, अगर अगर आपका म्यू एस है, ये म्यू की वैल्यू 0.1 जो है वो म्यू एस है, लेकिन सिंस हमें पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, और हमको ये पता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो फ्रिक्शन ऑलरेडी लग रहा होगा वो काइनेटिक ही लग रहा होगा, तो हमको ये म्यू म्यू के बराबर ही मानना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? काइनेटिक फ्रिक्शन ही मानना, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 5 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो निकालते हैं एक तो, और एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकालते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पहले निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी। कैसे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सोचने वाली बात है कि फोर्स लग रहा है इधर, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, फोर्स लग रहा है इधर कितना 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है इधर कितना 2 मीटर, और थीटा कितना है इन दोनों के बीच का 90। अरे भाई 0 डिग्री, 90 कैसे दिख गया बेटा? पैरेलल है ना दोनों यार, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे होगा? 0 डिग्री होगा ना पैरेलल लाइंस के बीच, तो 90 डिग्री तो ऐसे होता है, ऐसे होता है 90 तो। यस सर। ये बेटा ऐसी चीजों में नहीं करना है गलत, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। चलो तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो दिस विल बिकम 20 जूल। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये तो आ गया मेरा एक्सटर्नल की वजह से, दिस विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क आया है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से निकालता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फिलहाल तो यही है। इस केस में क्या हो जाएगा, सेम वही, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, है ना। अब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे कितना 5 न्यूटन का, बोलो हाँ या ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से राइट साइड में, राइट साइड में हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, तो यस सर। तो थीटा कितना आ गया दोस्तों 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो वैल्यू विल बी 5 इंटू 2 इंटू कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, कितना होता है -1, दिस विल बिकम -10 जूल। अभी समझ में आया 10 जूल को मना क्यों कर रहा था मैं? अभी समझ में आया सब लोगों को 10 जूल को आंसर क्यों नहीं बोल रहा था? बिकॉज 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 सुनो, वर्क कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। रिपीट करो मेरे साथ,
Work can What can be positive, negative, Work zero? can be positive, zero negative. Work can be यहाँ पे लिखते positive, हैं zero or बड़े बड़े negative. अक्षरों में, वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो तो देख लिया हमने, परपेंडिकुलर होते हैं जब, है ना, sir. एंड नेगेटिव भी देख लिया है कि नेगेटिव भी हो सकता है। अरे स्केलर क्वांटिटी ना यार, क्यों नहीं हो पाएगी नेगेटिव? मतलब Yes, sir. ऐसा नहीं बोल रहा कि वेक्टर नहीं हो सकता, पर स्केलर क्वांटिटी में तो दोनों चीजें हो सकती, तीनों चीजें होंगी ना, वर्क पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी होगा, तीनों दिख चुके हैं, है ना। चलो भाई, टोटल वर्क डन यहां से निकाला जा सकता है बहुत इजीली। क्या हो जाएगा टोटल वर्क? वर्क टोटल क्या हो जाएगा? 20 Sir, जूल work, प्लस sir. माइनस 10 जूल, Yes, sir. Yes, दिस विल बी 10 जूल 10 टोटल। joule. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये भी आपका वैसे आंसर ही है, ये भी आपका आंसर ही है, ये भी आंसर है। समझ में आया सबको सवाल? Yes, Yes, yes. कोई डाउट? Yes, sir. किसी को किसी प्रकार का डाउट इसमें? कोई डाउट, कोई संशय? No, No, sir. ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ्रिक्शन के PYQs सब कर लेना। PYQs DPP तो तुमने लगाई ली होगी, नहीं लगाई है तो लगाओ उसको, है ना। और इसके अलावा PYQ है आपके, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वैसे आपको शीट में मिल जाएंगी, बट आई विल शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, इसको कर लेना। और वर्क पार एनर्जी में अगर आप वर्क के क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। कल नहीं है क्लास क्योंकि परसों है अब शायद, या कल भी है? नहीं कल भी है, कल भी तो है तुम्हारी क्लास शायद, कल भी है सर। कल भी है। कल yes, sir, तो कल कोई भी ना, है। अगर हो पाए तो कर लो, नहीं हो पाए तो बाद में कर लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नो फिर। सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye. Good night. गुड night, बाय sir. सर। गुड नाइट बेटा।